लिए आपके साथ लेके आई हूँ फिर से BPSC 67th पेपर का डिस्कशन। ठीक है, तो आइए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है। जी हाँ, देशेर एक पुस्तक है, वो किसने लिखी है। हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो है सखाराम गणेश दिवाकर, बी है हमारा राजेंद्र प्रसाद, सी है हमारा निवारण चंद्र, डी है मुरली मोहन प्रसाद और ई है में से कोई नहीं। जी, तो इसका जो राइट आंसर है वो लोग आप लोग थोड़ी देर सोचिए, फिर मुझे बताइए क्या हो सकता है। अगर ना दिख रही है तो मैं ब्राइटनेस और कर दे रही हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जी, तो इसका राइट आंसर ए। जी हाँ, जो सखाराम गणेश दिवाकर थे ना, देशेर कथा की बात, देशेर कथा का मतलब क्या था, उन्होंने देश की बात लिखी थी। एक महान क्रांतिकारी चिंतन एवं लेखक जो थे वो सखाराम गणेश दिवसकर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त एक बांग्ला पुस्तक है। ठीक है, ये क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार से इस पुस्तक को लिखा था, बांग्ला भाषा में। और इसका जो प्रकाशन वर्ष था ना वो 1904 में किया गया था। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए कि 1904 में, और ये बांग्ला भाषा में है। दोनों ही चीज़ें याद रखनी है आपको है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिहार में सर्च लाइट, ठीक है, बिहार में एक सर्च लाइट चीज़ है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है। तो जी हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अब्दुल गरी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद, रामानंद चटर्जी और उपरोक्त में से कोई नहीं। जी, तो मैं आप लोगों ने सोच लिया क्या आंसर होगा। जी, तो जो सर्चलाइट पत्रकार थे ना वो मुरली मोहन प्रसाद जी ने लिखा था। जी हाँ, और ये लिखी गई थी 1918 में। जी हाँ, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का जो प्रकाशन वर्ष है ना वो 1918 है। ठीक है, 1918। जी हाँ, में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। सर्चलाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक था। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिख दिया है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो हमारे 65th वाला जो एग्ज़ाम हुआ था BPSC प्री का, उसमें इसका ऑप्शन ई माना गया। देखिए, हम स्टेट की बात कर लें तो ई इसको सिलेक्ट किए, लेकिन जो इसका राइट आंसर मुरली मोहन मनोहर प्रसाद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिक और दादा भाई नौरोजी और उपरोक्त में से कोई नहीं। जी, तो इसका जो राइट आंसर है मैं बता दूं, वो फूलन प्रसाद वर्मा जी के द्वारा किया गया था 1931। जी हाँ, वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह जी थे, जयप्रकाश नारायण थे, फूलन प्रसाद वर्मा थे और अब्दुल बारी थे, राहुल संस्कार थे तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया था। ठीक है, अन्य सदस्य भी शामिल थे जिसमें रामरच बोनपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह भी थे। जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण बने। तो आप सब समझ सकते हैं कि भाई फूलन प्रसाद वर्मा जो थे उनके लिए ये हुआ था। ठीक है, इसमें यही एक ऑप्शन है, इन्होंने गठन किया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। कौन थे भाई। विलियम एट्स, A.O. ह्यूम और राम बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू और आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन होंगे, बता सकते हैं कोई। जी, तो मैं बता दूं A.U. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक असली A.U. ह्यूम को माना जाता है। जी हाँ, अब मैं इसकी पूरी कहानी बताती हूँ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है। जी हाँ, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम, ठीक है, A.U. ह्यूम का पूरा नाम है ये। भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे ये शिमला में बस गए थे और 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता और मुंबई और मद्रास का जब ये दौरा करके आए थे, उनके उपरांत ही इन्होंने घोषणा की कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 3 महाप्रांतों के सभी भागों में शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में
हैजा की बीमारी जो आई थी, हैजा महामारी के फैल जाने का सम्मेलन का स्थान बदलकर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है 1884 में, इसी का नाम बदल के भाई पुणे में जो होने वाला था उसको चेंज करके 28 दिसंबर 1885 में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? विपिन चंद्र पाल ने, अरविंद घोष ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात किसने कही थी? सभी को मैंने बताया था कि स्वराज जो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हो गई थी तथा तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता भी हुआ था। याद रखिएगा, तिलक जी के साथ एनी बेसेंट के प्रयासों के बाद ही कांग्रेस मुस्लिम लीग के भी समझौता हुआ था और इसी समझौते को हम लोग लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये जो डायलॉग है ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार उसे मैं लेकर आऊँगा, ये 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? जी बताती हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, या भगत सिंह को फांसी दिया जाना, या जलियांवाला बाग हत्याकांड, या चौरी चौरा की घटना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी। जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हमारे यहाँ 13 अप्रैल 1919 को, इसमें भारत की सबसे बड़ी नरसंहार हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय की जो विदारक घटना हुई थी, उसके बाद जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, उन्होंने लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के वेतु के संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। जी हाँ, उन्होंने अपने भारत के सम्मान के हेतु ब्रिटिश के द्वारा दी गई उपाधि को खारिज कर दिया। ना सिर्फ खारिज किया बल्कि त्याग भी दिया अपने देशवासियों के हित के लिए। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो उपाधि मिली थी उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत का ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी भाई? किसी को कुछ याद है? आइए हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह और उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 मिनट आप लोग सोचिए, फिर मुझे बताइए। जिस इसका जो राइट आंसर है वो सी है। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले ने। जी हाँ, जो वर्ष 1905 में जब पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य था भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना। ठीक है भाई, भारत की जो सेवा उस समय चल रही थी उसके लिए उन्होंने प्रचारक बनना जरूरी था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। भाई जितने हित है उनको प्रोत्साहन कैसे दे सकते हैं? कोई ना कोई आयोजन होगा तभी तो। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री जी के देवघर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक भी पैदा किए थे। मैं बता दूं, इसी में MCC लवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य भी माने गए। मैं बता दूं, ये भारत सेवक समाज, ये भारत सेवक मंडल, ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी थी। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी?
अपना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला, बी है वीर सावरकर और वासुदेव चापरकर, सी प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, या सूर्य सेन और उधम सिंह, और ये में से कोई नहीं। तो आपको बता दूँ इसमें जो फांसी दी गई थी ना वो राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्ला जी को दी गई थी। जी हाँ, क्यों दी गई थी मैं आपको बता दूँ, इसकी पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं ना कि भारत को बहुत परेशान किया गया। तो बता दूँ अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी थी। जी हाँ, और इस संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे जो लखनऊ और सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया। इन्होंने सरकारी खजाना लूटा था काकोरी नामक स्थान पर। ठीक है, तो ये घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। भाई डाका डाला गया ब्रिटिश सरकार के अंडर में, तो उसे काकोरी कांड नाम दिया गया। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। मैं बता दूँ ये अकेले से 2 ही लोगों ने नहीं किया था, बल्कि 29 लोगों ने मिलकर किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला, रोशन लाल तथा राजेंद्र लिहाड़ी को फांसी हो गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ ही नहीं पाए थे, वो फरार हो गए थे। ठीक है, इनको विशेष तरीके से इनको घोषित किया गया क्योंकि इन्हीं की योजना के बाद ही ये कांड हो पाया था, क्योंकि इन्होंने ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की और इन्होंने ही क्रांतिकारियों को बढ़ावा दिया इस चीज़ के लिए। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? CR दास ने, MG रनाडे ने, VD सावरकर ने, या SN बनर्जी ने, या फिर में से किसी ने नहीं। तो मैं बता दूं ये किताब जो है लिखी गई है CR दास के द्वारा। जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक चर्चित पुस्तक रही है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास है। CR दास का फुल फॉर्म चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लिखी गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन करेगा भाई? आप या मैं ही करेंगे ना। दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं सत्यशोधक समाज की स्थापना जो थी ना वो हमारी ज्योतिबा फूले ने करी थी। जी हाँ, ज्योतिबा फूले। मैं बता दूँ 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, ज्योतिबा फूले ने की थी। और इनका जन्म जो हुआ था ना वो 1827 में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण का आंदोलन का संचालन किया था। जी हाँ, जब हमारे ब्राह्मणों के ऊपर शोषण का हो रहा था तो उस समय उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसमें गैर ब्राह्मण आंदोलन से चल। इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी गूलमगिरी 1872 में, और अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मण और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता बढ़ गया था। जी हाँ, जिसमें ब्राह्मण के द्वारा जितने भी नीचे कास्ट के लोग होते उनको सताया जा रहा था, जिसमें वो लोग जो ब्राह्मण थे पाखंडी ब्राह्मण, उनके अवसरवादी जो धर्म ग्रंथ थे उनसे निम्न जातियों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, जिससे बचाने के लिए इन्होंने उनकी रक्षा करी थी। और मैं बता दूँ इन्होंने गूलमगिरी किताब भी लिखी 1872 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई, और ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि श्रीमती एनी बेसेंट। यहाँ एक बात हो रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ये अब देखिए जब दूसरा क्वेश्चन आएगा ना स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आपकी आती है इंदिरा गांधी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। और हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बताए तो एनी बेसेंट है। जी हाँ, एनी बेसेंट जो थी ना वो आंग्ल आयरलैंड से थी। वो वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान भी रही हैं। जी हाँ, उन्होंने 1916 में होम रूल लीग का भी गठन किया है और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। 1925 में कानपुर में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस में ये 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। जी हाँ, मैंने आपसे बताया ना भी कि स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की से भारत में जो है वो दूसरी महिला बनी और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ना वो श्रीमती एनी बेसेंट है। ध्यान रखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट है, परंतु स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सदस्य रही हैं वो सरोजिनी नायडू हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की के प्रथम सत्याग्रही कौन थे?
सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, ये सुभाष चंद्र बोस, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग जरा अपने सोचिए, फिर मैं बता रही हूँ आपको 2 मिनट। जी तो इसका राइट आंसर है ना विनोबा भावे। जी हाँ, विनोबा भावे क्यों थे ये भी आप लोग जान लीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह का कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध जब किया था तो युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को एक व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन किया गया था। जी हाँ, और इसमें विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही तथा जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही बताया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना, वो विनोबा भावे के द्वारा की गई थी 17 अक्टूबर 1940 को। इसमें अपने को इन लोगों ने कांग्रेस के अगस्त प्रस्ताव को विरोध किया था और अपने को अलग सिद्ध करने के लिए किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र या तारकनाथ दास, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। जो मैं बता दूं, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा है। जी हाँ, ये किताब जो थी फरवरी 1905 में लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी। इंडियन होम रूल इस सोसाइटी की ना सिर्फ इन्होंने स्थापना की, इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना करी साथ में। और यहाँ से एक समाचार पत्र था जिसे हम लोग सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः लास्ट में जिनेवा भी चले गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया होगा भाई? देखिए, श्री कृष्ण सिंह, महादेव सराफ, कुमार मिश्र, सत्यनारायण और ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है ना बी, महादेव सराफ। जी हाँ, 12 मार्च को 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सबको मालूम है सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल को 1930 में चंपारण और सारण जिलों में नमकीनी मिट्टी से नमक बनाकर तैयार किया गया था। जी, और भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व था वो महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल और कैलाश बिहारी लाल और जहरूल हसन हाशमी जी ने किया। तो यहाँ पे देखिए बाकी नाम तो नहीं दिए हैं, आपके महादेव लाल सराफ जी का नाम दिया गया। ठीक है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांस्कृतायन या यदुनंदन शर्मा ने, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी योगानंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं बता दूं, राहुल सांस्कृतायन जी ने किया था। जी हाँ, राहुल सांस्कृतायन जी कौन थे? वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांस्कृतायन द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। मैं बता दूं, अब ये मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको मैं अभी सॉल्व नहीं कराऊंगी, मैथ का क्वेश्चन नहीं, मैं सिर्फ जीएस करा रही हूँ। ठीक है, तो 16 से लेके आपका 25 तक कोई भी क्वेश्चन नहीं कंप्लीटेड होगा। ठीक है, आइए हम लोग 26 से सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, 26 में क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ऑरोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी। तो मैं बता दूं, ऑस्टियोलॉजी के द्वारा होती है। जी हाँ, हड्डियों की पढ़ाई ऑस्टियोलॉजी, और ऑप्शन डी सही है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दूं, ऑरोलॉजी के अंतर्गत हम पर्वतों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और हमारा सेरोलॉजी जो है उसके अंतर्गत हम लोग रुधिर या अपना ब्लड या सीरम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है या उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मैंने आपको सभी चीज़ों के बारे में अभी एक्सप्लेन कर दिया कि किसके बारे में क्या पढ़ते हैं। जियोलॉजी के अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन कर रहे हैं। वही सेरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑरोलॉजी के अंतर्गत हम पर्वत का अध्ययन कर रहे हैं, और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम अस्थियों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, यही हमसे पूछा भी गया कि हड्डियों और अस्थियों का मतलब एक ही होता है, जिसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है? किस में नहीं होता है? देखिए, लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, शैवाल। तो जी इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विषाणु में। जी हाँ, इसमें एक भी कोशिका नहीं होती, क्योंकि विषाणु शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द वायरस से होती है और इसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। जी हाँ, ये आकार या आकोश के अति सूक्ष्म जीव है। जी हाँ, इसमें कोई भी कोशिका नहीं।
ये केवल जीवित कोशिका में ही वंशवृद्धि कर सकते हैं। जी हाँ, अगर कोई अजीवित कोशिका है तो वो उसमें वंशवृद्धि नहीं कर पाएंगे। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन के आवरण से घिरे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उनके खंड होते हैं। विषाणु पोषण कोशिकाओं में बाहर से ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते और ना ही इनका द्विगुणन हो सकता है। तो आप समझ गए ना कि बिना कोशिका के ही जीवित कोशिका में वंशवृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मनुष्य में शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? किस साइड में होता है भाई? एक है यकृत, दूसरा है अस्थि मज्जा, तीसरा है तिल्ली, चौथा अग्नाशय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं इसका आंसर बता दूं कि मनुष्य में शरीर में तिल्ली या प्लीहा या थाइमस ग्रंथि या अस्थि मज्जा, ठीक है, आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठीक है भाई, देखिए तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, ठीक है, आपके दो ऑप्शन तो यही मिल गए। अस्थि मज्जा भी यही मिल गया आपको, और लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, WBC होती हैं, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों में भी समंजस करती है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, दो ऑप्शन है तो इसका मतलब है राइट आंसर इज ई, क्योंकि ये दो जगह निर्माण हो रही है, एक हमारा अस्थि मज्जा में भी, एक तिल्ली में भी। ठीक है, इसलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली है? पहला टेस्टोस्टेरोन, एंड्रेलिन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन, में से कोई नहीं। मैं आपको बता दूँ, अभी हम लोगों ने 66 वाला जो प्री पेपर सॉल्व किया था उसमें थायरॉक्सिन हमने आपको बताया था आंसर। कि थायरॉक्सिन जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग भी हो जाता है, और जब आयोडीन की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो उसमें रक्त के थक्के वगैरह भी जमने लगते हैं ना, बताया था मैंने आपको। तो इसमें थायरॉक्सिन आंसर होगा राइट। जी हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, और थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन, जैसे TSH मतलब थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्रावण अंग पिट्यूटरी होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि से हमारा थायरॉक्सिन जाता है, थायरोस्ट्रम कोशाय करता है। शरीर में आयोडीन की कमी से, फिर से मैं बता दे रही हूँ, शरीर में जो आयोडीन की कमी होती है ना उससे घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 30 पे। एड्स किसके कारण होता है? हेलमेंथ के द्वारा, बी है जीवाणु, तीसरा है कवक, डी है विषाणु, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। बचपन में हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे थे, एक बार आप लोग फिर से आज पढ़ लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, एड्स जो है वो विषाणु के द्वारा होता है। जी हाँ, एड्स एक विषाणु जनक रोग है। एड्स रोग का कारण जो है ना विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। मैं आपको HIV का फिर से फुल फॉर्म बता रही हूँ, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। इसी के कारण आपको एड्स हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाब का मात्रक है, अब आपका दाब का मात्रक है किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर, किलोग्राम पर मिलीमीटर, किलोग्राम घन सेंटीमीटर, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जी दाब का मात्रक क्या है? तो ई है। जी हाँ, क्योंकि किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और दाब एक अदिश राशि है, और दाब का जो मात्रक होता है ना वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो मैं बता दूँ, इसमें से कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि दाब का जो मात्रक है ओरिजिनल वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे सब किलोग्राम दे रखे तो किलोग्राम तो हो नहीं सकता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर, सबको मालूम होना चाहिए, 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 8 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर गलत है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं,
बिहार ने इस बार इस पे 8 मिनट दिया है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध जो आंकड़ा आता है वो सूर्य का पृथ्वी पर प्रकाश पहुँचने में 499 सेकेंड, जिसे आप कह सकते हैं 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, यद्यपि हमारा जो बिहार लोक सेवा आयोग है उन्होंने अपनी प्राथमिक परीक्षा में सी को सही माना है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो है वो ई होना चाहिए। तो आप लोग समझ लीजिए कि भाई क्या हो सकता है। वैसे 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं करेक्ट। ठीक है, अब आप बता दीजिए कि क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे वो आंसर था नहीं तो इसलिए मैंने ई भी लिखा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण और उपयुक्त में से कोई नहीं। बल, दाब, वेग और तो मैं बता दूं दाब। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के थी ना कि दाब का जो मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। वे राशियाँ, वही अदिश राशि कौन सी? वे राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण, जी हाँ, डायरेक्शन एंड परिमाण दोनों की ही आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आपके बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, समय। लेकिन जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जिन्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती वही अदिश राशियाँ होती है, जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर दाब होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब या कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा भाई बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है सी। जी हाँ, विकृति। विकृति जो है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता। मैं बता रहा हूँ कैसे। किसी वस्तु की जब विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को उसकी विकृति कहते हैं। जी हाँ, विकृति और विमाहीन राशि, विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। वायु में ध्वनि तरंग होती है, किसके द्वारा होती है भाई? तिरछी, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकी, ध्रुवीकृत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं इसका राइट आंसर है अनुदैर्घ्य। हम लोग बचपन में जब साइंस फिजिक्स पढ़ते थे तो वायु में जो ध्वनि की तरंग होती है वो अनुदैर्घ्य पढ़ाई जाती थी। जी हाँ, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे भी कहलाती हैं, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम, मतलब ठोस, द्रव, गैस, वायु की आवश्यकता होती। जी बिल्कुल सही भाई, ध्वनि किसी माध्यम में ही चलेगी। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, वायु में भी अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग मिलेंगी आपको, और गैस में भी ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य, क्योंकि इस माध्यम में घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन भी करता है। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका जो राइट आंसर है ना फ़ारेनहाइट वाला, उसका राइट आंसर बी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ 122 फ़ारेनहाइट कैसे आ रहा, तो बता दूँ। जो एफ है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो संबंध है ना वो एक फॉर्मूले के द्वारा डिपेंडेंट है। एफ इज़ टू 9/5 सी प्लस 32। ठीक, जब आप यहाँ पे सी की जगह 50 रखते हैं, सी इज टू 50। ठीक, एफ इज टू 9/5 इंटू 50 प्लस 32। तो यहाँ देखिए 10 माइनस हो गया है ना। मैं इरेज कर दूँ ऊपर वाली लाइन ताकि आप लोग और समझ सकें। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई होप सो, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं देखिए अब हमारे पास ये 90 प्लस 32 वही 9 3 12 और 122। देखिए मैंने सारे आंसर से आपको दिखा दिए, और यहाँ पे एक आंसर आ भी रहा था 122, तो इसलिए राइट आंसर बी है। ठीक है,
इसीलिए 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल ये होगा। अगर 50 की जगह कुछ और दे देगा तो भी यही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? क्या नापा जाएगा भाई हर्ट्ज में? आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा गुणवत्ता और में से कोई नहीं, है ना। हर्ट्ज में क्या नापा जा सकता है? तो मैं बता दूं, हर्ट्ज में आवृत्ति नापी जाती है। जी हाँ, आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो हर्ट्ज है। अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जा सकता है। इसे एच जेड द्वारा भी प्रकाशित किया जाता है। हर्ट्ज को एच जेड द्वारा प्रकाशित करते हैं। और एक सामान्य मनुष्य में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये जो ध्वनि की आवृत्ति की हम लोग ना ध्वनि सुनने में सक्षम होते हैं। 20 हर्ट्ज से हम लोग 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट, सॉरी, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है हम लोगों ने पढ़ लिया। अब शरीर में तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, जो शरीर का तापमान है ना, वो आपका हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। जी हाँ, किसके जो मैं बता दूं, मानव शरीर का जो तापक्रम साधारण होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सबको मालूम होगा। मानव शरीर के तापक्रम में स्थिर बने रहने का कारण उसके शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना होता है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंत्रण कारक होता है। ठीक है, मस्तिष्क के भाग में हाइपोथैलेमस भाग होता है जिससे हम इस तापमान को नियंत्रण करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्ट मीटर से, एमीटर से, वोल्टामीटर से, पोटेंशियोमीटर से और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विद्युत धारा हम लोग अमीटर से नापते हैं, है ना। क्योंकि मैं बता दूं, एमीटर विद्युत धारा का एक मापक यंत्र है और इसे पोटेंशियोमीटर किसी सेल की ईएमएफ, पोटेंशियोमीटर जो है ना, वो आपके किसी सेल का ईएमएफ का मापने का कार्य करता है। ठीक है, वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर जो है वो वोल्ट नापने का काम करता है, ना कि विद्युत धारा को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वॉट और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो वॉट है। जी हाँ, विद्युत शक्ति को एक वॉट में नापा जाता है। भौतिक शास्त्र, भौतिकी में या फिजिक्स में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जा सकता है या ऊर्जा का संचार किया जा सकता है। मैं शक्ति बराबर P इज इक्वल्स टू कार्य बटे समय। कार्य को W कहते हैं, वर्क, ठीक है, और समय को T कहते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई जो होती है वो वॉट है, जो जूल प्रति सेकंड के इक्वल होती है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवेजियर, सीवी रमन को, या फिर में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, लेवोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। जी हाँ, इनका जो पूरा नाम था वो एंटोनी लेवोजियर था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। क्या होगी भाई, किसी कुछ पता है? भाई मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, है ना। जब आपको द्रव्यमान संख्या निकालनी हो तो भाई प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल्स टू प्रोटोनों की संख्या इज इक्वल्स टू 18, ठीक, न्यूट्रॉनों की संख्या 20। इतना तो आप सबको समझ में आ गया होगा। और द्रव्यमान संख्या अगर निकालनी है तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 8 एंड 38। तो राइट आंसर इज सी। आपको दिख रहा होगा, कोई तो मैं डिलीट कर दूँगी यहाँ पे। ये देखिए 38।
राइट आंसर इज सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली या हंसने वाली गैस कहा जाता है? किसी को पता है किसे हंसने वाली गैस कहते हैं? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ किसे का। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं है। तो बता दूँ, हास्य गैस जो है वो अपने नाइट्रस ऑक्साइड है। जी हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हास्य गैस? इसलिए कहा जाता है इन्हें, देखिए, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड खास गैस है, इसे सूंघने पर हंसी आने लगती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एंथीसिया के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस, उपधातु और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दूं, जो गैस है ना वो कोई तत्व नहीं है। जी हाँ, आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया था भाई, मेटल में, धातु में, नॉन मेटल अधातु, और मेटलॉइड्स मतलब उपधातु में विभाजित किया था। हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो भाई गैस जो है ना वो कोई तत्व नहीं हो सकता। पानी का pH है 4, 7, 12, 18, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, जो उदासीन विलयन का pH मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। ठीक है, अब पानी की बात हो रही तो यहाँ पर भी pH मान जो है वो 7 है। वर्षा का पानी भी जल का शुद्ध रूप माना जाता है, तो पानी का जो भी pH मान है वो 7 ही माना जाएगा, पानी कोई भी हो। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, यो सभी। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रीन हाउस है गैसों के जो मुख्य घटक हैं उनमें सभी पाए जाते हैं। बता दो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस वे गैस है जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित, ठीक है, और उत्सर्जित दोनों ही करती है। इनमें जो पाया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है। तो इसका मतलब देखिए सारी गैसें पाई जा रही हैं, तो उसमें से सभी गैसेज हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें? ऑक्सीजन अनुपस्थित है कैरोसिन में, कांच में, सीमेंट में, मिट्टी में। तो बता दो भाई, ऑक्सीजन भाई मिट्टी में तो आपको मिलेगी ही, सीमेंट भी मिलेगी और कांच में मिलेगी। तो बता दो प्रश्न का तो जो विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर उसमें कैरोसिन में नहीं मिलेगी। कैरोसिन हर घर में उपलब्ध है भाई आज के ज़माने में, तो कैरोसिन में नहीं है। ठीक है, मैं फिर से टिक कर रही हूँ, कैरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। कैरोसिन एक जहर भी है। कैरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित हो। रासायनिक से कैरोसिन जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञात है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन का ही यौगिक है। अगर इसमें ज़रा सी भी ऑक्सीजन मिलती है तो आप समझ सकते हैं इसमें विस्फोटक पदार्थ बन जाएगा ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, स्टाइरिन का, विनाइल एसीटेट का, प्रोपीन का, और उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राकृतिक रबर जो है हमारा वो आइसोप्रीन का है। जी हाँ, बहुलीकरण की वह अभिक्रिया, भाई बहुलक की बात हो तो बहुलीकरण होगा। बहुलकीकरण वह अभिक्रिया जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बना लेते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं की एकलक एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है, पॉलीमर कहा जाता है।
आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका फॉर्मूला होता है, ये देख लीजिए, CH2C, फिर ब्रैकेट में CH3CH इज इक्वस, इसी के इक्वस लगा के आप CH2 लिखेगा। ये इसका प्राकृतिक फार्मूला। अगर कभी पेपर में आता है तो इस तरह ध्यान रखिए, ये फार्मूला आप नोट डाउन करिएगा। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O11, C6H10O5, C6H12O6, C6H6O6। मैंने आपको बताया था 66 का, जब हम लोग अभी पेपर पढ़ रहे थे तो अभी मैंने आपको सॉल्व कराया था, है ना, तो मैंने फार्मूला बताया था आपको, C6H12O6 मतलब कि C वाला, ठीक है। मैंने आपको बताया भी है कि जो आपका ग्लूकोज है और फ्रक्टोज दोनों एक अन एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में कैथाइल अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ग्लूकोज का जो सूत्र है वो C6H12O6 है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात होगी तो दोनों का फॉर्मूला यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीयू समूह का आबंध क्रम क्या है? I है, 1 है, 2.5 है, 3.5 है, D इनमें से कोई नहीं, तो बता दो 3 है। जी हाँ, आबंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें ये बताती है कि अणु या समूह बनाने में दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। जी हाँ, उनकी बॉन्डिंग कितनी मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। और सीयू संबंध का आबंध क्रम 3 माना जाता है, 3 है भी, ठीक है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो मैं आपको बता दूं, लिनियस, लैमार्क, मेंडल, डार्विन और फिर में से कोई नहीं, तो बता दूं ये आपकी डार्विन ने लिखी। जी हाँ, डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई थी और चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के एक जैव विकासवादी थे और इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलाइटिज्म, कॉमेंसलाइज्म, कन्वर्जन और में से कोई। ये तो इसका राइट आंसर है बी। जी हाँ, शैवाल और कवक के मिलने से म्यूचुअलाइज्म बनता है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों के मिलने से ग्लाइकेन मिलता है जिसे म्यूचुअलाइजेशन कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो संयम तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल या खनिज उपलब्ध कराते रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास, परितंत्र, निकेत, नीच या बायोम। तो बता दूं, जहाँ जीव रहता है उस जगह को आवास कहते हैं, ठीक है। जी हाँ, किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों को अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह को आवास कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एटीपी बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, पेरोक्सिसोम में या फिर में से कोई नहीं। थोड़ा थोड़ा सोचिए, अब खत्म ही होने वाला है हमारा। तो बता दो क्लोरोप्लास्ट में। जी हाँ, सौर ऊर्जा एटीपी में क्लोरोप्लास्ट के द्वारा बदलती। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है, ठीक है, जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है और ये वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। जी हाँ, यह जो बात हो रही सौर ऊर्जा एटीपी वाली, वो बात हो रही क्लोरोफिल की, ठीक है। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही संभव है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है CO2, O2, ऊर्जा, शर्करा में से कोई नहीं। तो बता दो, प्रकाश संश्लेषण का जो उपोत्पाद है वो ऑक्सीजन है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, वह क्रिया जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को अप्रधान रचना या उपोत्पाद के रूप में बाहर निकालते। जी हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि भाई पेड़ पौधे हमारे जीवन के कल्याण के लिए बहुत आवश्यकता है। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को हम लोग
एक इक्वेशन के द्वारा समझ सकते हैं। भाई ये सूर्य के प्रकाश के किरण में लिया जाता है, ठीक है। इक्वेशन बनेगी यहाँ पे C6H12O6 और वाटर बनता है, भाई हमें जल भी मिलता है उसके द्वारा, ठीक है। और ऑक्सीजन, जिसमें 6 भाग ऑक्सीजन का भी हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आप लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी बिहार पीसीएस की। मैं विश करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से सिलेक्ट हुई स्टडी विद एडी वी क्लास में हमेशा आपका स्वागत रहेगा। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है या क्लासेस नहीं समझ में आती हैं या कोई भी डाउट्स, या जिन बच्चों ने अभी एडमिशन नहीं लिया है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कीर्ति पांडे हमेशा आपको गुड विशेष देती रहूँगी और आपका सहयोग करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।